नमस्कार, मैं बलजीत ढाका। आप सभी का स्वागत करता हूं इस इम्पोर्टेंट सेशन में। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। किससे रिलेटेड? इंडियन पॉलिटी है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं। आपने थ्योरी में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप देखें कि एक्चुअल में समझ में तभी आएगा जब वो बार बार बहुत सारे एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू से अपने आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ पोर्शन होता है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि स्टेट और सेंटर का रिलेशंस होते हैं, उस पर क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं या इंटरेस्ट नहीं होता। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जब आर्टिकल की बात आती है तो वो याद नहीं करते या उस टाइम में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जब आप एमसीक्यू पढ़ते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने स्किल्स को एनहेंस करने की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बच्चा 50 में से 30 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन 30 से उसने 35 तक या 40 तक स्कोर पहुंचा दिया, तो इतनी सिर्फ मेहनत है ना, वो आपको जॉब दिला सकती है। 30 करने वाली दुनिया हो सकती है, लेकिन 30 से 40 तक करने वाले स्किल्स को एनहेंस करते हुए, और जो एरिया जहां पे वीक है, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं या नॉन इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको इंटरेस्ट वो देखेगा कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है या इसमें इंटरेस्ट वैसे नहीं देखेगा, तो वहां पे आप बेटर स्कोर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप 5-7 नंबर भी बढ़ा पाए। 5-7 नंबर बढ़ाने के लिए 6 महीने 1 साल भी लग जाता है कई बार, तो वो मेहनत करें, वहां पे पेशेंस दिखाएं, आपको बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ये क्वेश्चन है, अपने आप को मैं हाइड कर लेता हूं जिससे कि आपको ये देखना भी आपके लिए आसान हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है कि द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट। और तीसरी स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट सैक्रोसैंक्ट। तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है? फंडामेंटल राइट पर ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि एब्सोल्यूट नहीं है। एंड नोट सैक्रोगेट। सैक्रोगेट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझेंगे, जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई है करेक्ट। ठीक है, ये देखिए, एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है एग्रीव्ड पर्सन, जिसके की पीड़ित व्यक्ति है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। कि अगर एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार कोई ऐसा काम करे, कहने का मतलब सरकार को टिरानी मतलब रोकने का काम करते हैं, या जो आर्बिट्ररी लॉ होते हैं जहां पे कि कहीं कहीं मनमाने कानून लेजिस्लेचर न बना दे, उसको रोकने के लिए फंडामेंटल राइट है वो काम करते हैं। ठीक है, उसकी लिमिटेशन को करते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आंसर क्या हुआ इसका? डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और दे आर नॉट सैक्रोगेंट एंड कैन बी कर्टेल और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट आप ये नहीं सोच सकते कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। वो सैक्रोसेट भी आर नॉट सैक्रोसेट, मतलब कि उनमें बदलाव किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकते हैं, रिपील किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो वो नहीं है कि वो परमानेंट है, हमेशा रहेगा, सैक्रोसेट रहेगा मतलब हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी जो क्लैरिटी। मुझे लगता है ऊपर वाली जब आप ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो शायद क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं। पहला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केशवानंद भारती केस। ये केशवानंद भारती केस बहुत बार आता है, तो क्या ये है इसमें बात? इन द केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी उस केस में कि या वो केस अलग था? वो केस अलग था क्या? केशवानंद भारती केस में क्या ये ऑब्जर्वेशन थी कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है? पहली स्टेटमेंट तो ये है।
दूसरे क्या है कि यूनियन लिस्ट कंटेन्स मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पुट टुगेदर, कि जितनी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट में है दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है। क्या स्टेटमेंट है? दोनों ही गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहला था वो केशवानंद भारती केस नहीं था। केशवानंद भारती केस तो जो था ना बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, वो वाला था। ये जो बैलेंस वाला है ना, बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 का है। तो एक तो ये केस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें तो 100 सब्जेक्ट है सिर्फ, जबकि स्टेट में 61 है और 52 है, तो दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो स्टेट यूनियन लिस्ट के तो ज्यादा नहीं हुए 61 और यहां पे कितना है 52, तो ज्यादा नहीं हुए। तो दूसरी स्टेटमेंट भी इस वजह से गलत हो रही है। तो ये आप जरूर एक्सप्लेनेशन जरूर एक बार समझ ले कि क्या है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ दीज बॉडीज आर इन्विजेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बल्क वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि भारत सरकार के लिए संविधान में कुछ एक निकाय है, कमीशन है, बॉडी है। संविधान ने क्या जो बनाते समय एक जुडिशरी बनाई, एक एग्जीक्यूटिव बनाया, एक लेजिस्लेचर बनाया, लेकिन साथ में यह भी था कि कुछ बॉडी थी। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ एक चीज और पढ़ेगी तो अमेरिका में तो बॉडी ही मेन होती है, कमीशन ही मेन होता है, वही कमीशन और बॉडी से ही काम करते हैं। तो इंडिया में भी कुछ है लेकिन इतने नहीं है कमीशन, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द बॉडीज आर इंडेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बल्क वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, कि लोकतंत्र प्रणाली की रक्षात्मक दीवारों के रूप में गिनी हुई है, कि ये स्तंभ है मेन, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली है, वो निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉडीज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, फाइनेंस कमीशन को क्या माना गया है, दूसरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन तो एक तो उसकी जो फाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग होती है। दूसरी बात क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो उसको इस रूप में नहीं लिया जाता कि वो बल्क वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये जो तीनों है, दूसरा तीसरा चौथा, सी इसका आंसर होगा, क्योंकि जो चार लिए जाते हैं जो बल्क वर्क ऑफ द, जो बनाते टाइम में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम में ये माना गया कि ये चार बेडरॉक है, मतलब ये बहुत स्तंभ है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो वो कौन सी थी? इलेक्शन कमीशन माना गया, कैग माना गया, यूपीएससी माना गई, स्टेट पब्लिक सर्विस माना गई, सारी इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले स्वयं करती है ये, ठीक है, एक लोकतंत्र को बचाने का काम करती है। जो फाइनेंस कमीशन है उसको लोकतंत्र को बचाने का काम करे, वो कोई उसका ज्यादा रोल नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है कि रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो फाइनेंस है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसका काम तो वो दूसरे टाइप का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 704। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप संविधान का जो आर्टिकल है 51 उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या है, ठीक है। तो स्टेट सेल एंडेवर, स्टेट है मतलब राज्य क्या प्रयास करेगा। अब तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सी तीनों स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी करेक्ट है। क्या उस आर्टिकल में यह बात लिखी है कि स्टेट क्या है, स्टेट का काम है वो प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या ये वहां पे है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के रूप में स्टेट काम करेगा, क्या ये स्टेटमेंट है वहां पे? अच्छा, दूसरी है कि मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा विभिन्न देशों के बीच में, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट है? और तीसरा, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, कि मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे का काम करेगा, न कि लड़ाई करके, न कि बम बजाकर बम फोड़कर नहीं करेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्टिकल, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पास तीन स्टेटमेंट, तीनों ही करेक्ट है, तो याद करने की एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। आगे देखिए, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप आर मेड बाय द, क्या है कि प्रेसिडेंट को अपनी सिफारिशें हैं कौन भेजता है,
किस मुद्दे पे? यूनियन और स्टेट, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार का। फिस्कल रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राजकोष के संबंध पे, राजकोष के संबंध, फिस्कल रिलेशन, केंद्र के और राज्यों के बीच में बंटवारा पैसे का, धन का बंटवारा है, जो टैक्स आता है उसका बंटवारा वो कौन करता है, उसकी रिकमेंडेशन कौन भेजता है? तो जैसा कि आप जानते होंगे फाइनेंस कमीशन है, ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनेंस कमीशन इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कब आसान लगेंगे? ये सारे के सारे हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लग रहे हो, लेकिन मुश्किल उनको लग रहे होंगे जिन्होंने अच्छे ढंग से तो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी नहीं है और आसान आसान क्या रट्टे मार लिए हैं उसने इंडियन पॉलिटी के, ठीक है, और जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं उस पे। लेकिन उससे क्या जॉब नहीं लगेगी, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। जॉब लगने के लिए आपको थोड़ा सा बेटर प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 2 बार 3 बार इन सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका सिचुएशन ऐसी आ जाएगी 15 दिन में 20,000 क्वेश्चन रिवाइज करने की एबिलिटी आ जाएगी, जो कि ये सीरीज चल रही है, जनरल स्टडी के ऊपर पूरी सीरीज है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 थ्रू। प्लानिंग कमीशन को कैसे बनाया गया था 1950 में? यहां पे ये नहीं पूछा कि कब बनाया गया, यहां पे पूछा कैसे बनाया गया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, या कोई पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया? ये था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होते हैं? देखो 3 टाइप के फैसले होते हैं, 3 टाइप की चीजें होती है। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में परिवर्तन करके बनाई जाती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि आरबीआई हो गया, आईआरडी हो गया, एसबीआई हो गया। ये क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। महिला आयोग हो गया, नेशनल वुमेन कमीशन हो गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के जरिए बनाई जाती है, पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है। तीसरा क्या है? डिसीजन बाय द, वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जहां पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता, नहीं संविधान का रोल होता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब कि कैबिनेट की मीटिंग में पास किया जाता है, जैसे कि नीति आयोग हुआ, प्लानिंग कमीशन हुआ, इस तरह के जो होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, 249 आर्टिकल है, उसका संबंध किसके साथ में है? उसका संबंध किसके साथ में है? तो उसका संबंध है कि लेजिस्लेटिव पावर है ऑफ पार्लियामेंट और विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ये डी है, इसका आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट की जो पावर है कानून बनाने की, और स्टेट की जो लिस्ट है, स्टेट के पास पावर है, उससे संबंधित है। देखिए 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। क्या है समझिए इसको दोबारा, कि राज्य की लिस्ट में, राज्य की लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट अलग होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट अलग होती है। तो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर कब आती है? जो स्टेट रिक्वेस्ट करे तभी आती है ना। तो इस तरह की सिचुएशन को करने के लिए पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र के हित में ध्यान रखते हुए, राष्ट्र के हित को ध्यान रखते हुए स्टेट वाले मुद्दों पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है कई स्पेसिफिक सिचुएशन में। उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 249। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। निम्नलिखित में से जो स्टेट्स दिए हुए हैं कि सबसे आखिर में कौन सा स्टेट बना, सबसे आखिर में कौन सा। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। बताओ कि कौन सा स्टेट है निम्नलिखित में से वो आखिर में बनाता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है गुजरात। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट है वो हरियाणा पंजाब अलग हुए, तो हरियाणा बना था 1966 में, सोचेंगे पंजाब तो अलग हुआ था, पंजाब भी तो बना था, तो ऐसे सोचेंगे। ऐसा नहीं है, पंजाब तो पहले ही था। तो आंध्र प्रदेश है ना 1953 में बना था, गुजरात 1960 में बना था, और कर्नाटका 1956 में, 1947 में पंजाब बना था। तो इसका मतलब गुजरात आखिर में नंबर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप। पहला जो नगर निगम है उसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी वो है मद्रास में हुई थी। राइट आंसर क्या है इसका? डी इसका। और कब हुई थी? काफी समय पुराने की बात है, सबसे पहले हुई थी 1687 में इसकी स्थापना हो गई थी।
who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law। कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना किसी भी मुद्दे पे जो ओपिनियन ले, वो कौन है जिसके पास ये पावर है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेने की? ठीक है, तो वो है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति है जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं देश रिलेटेड, आर्टिकल 143 of the Indian Constitution confer upon the Supreme Court advisory jurisdiction। President may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of public importance on which he thinks it expedient to obtain such opinion। कि ऐसा ओपिनियन लेना सुप्रीम कोर्ट से लेना जरूरी है। तो ऐसे केसेस में उसको सुप्रीम कोर्ट को फिर एडवाइस देनी है। President can dismiss a cabinet minister who is also a MP। ठीक है, President can dismiss a cabinet minister who is also a MP। कैसे कैबिनेट मिनिस्टर को प्रेसिडेंट है डिसमिस कर सकता है, जबकि वो तो एमपी भी है? किन हालात में कर सकता है? तो क्या वो स्पीकर से कंसेंट लेके करेगा, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होगी, जुडिशरी का नोटिस होगा, या डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा? तो किससे होगा? तो अगर प्रधानमंत्री रिकमेंडेशन करेंगे तो प्रेसिडेंट है उसको हटा देंगे कैबिनेट मिनिस्टर से। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्युनिसिपल काउंसिल इन सिटी। क्या है कि अगर कोई कॉलेज में स्टूडेंट है, 11वीं 12वीं कॉलेज में मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, और वो क्या है कि म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन लड़ना चाहता है अपनी सिटी में म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन लड़ना चाहता है, और उसकी जो वैलिडिटी है नॉमिनेशन की वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑन द इंपॉर्टेंट कंडीशन अमंग द अदर्स। निम्नलिखित में से 4 कंडीशन दी हुई है। निम्नलिखित में से 4 कंडीशन है कि वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंट कंडीशन अमंग अदर्स दैट। इन चारों में से कौन सी जरूरी है? ठीक है, ही ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज। दूसरा, ही इज ए मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, या हिज फाइल एंड डिक्लेरेशन ओविंग एलियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की भारत के संविधान में निष्ठा रखने की वो डिक्लेरेशन दे। तो 4 है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सा जरूरी है? ठीक है, तो बताना आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका इंपॉर्टेंट है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं हुआ तो वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये फिरकी वाला क्वेश्चन था, आपको उलझन में डाल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन। यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन, कि केंद्रीय संसद पे आतंकवादियों ने एक हमला किया था। आपको बताना है, आपने सुना होगा ये हमला किया था संसद पे, वो कब किया था? तो ये आपको बताना है कब किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद पे हमला किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है? स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, की राज्य है वो कोशिश करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इंप्रूव करेगा किसको? पर्यावरण को। दूसरा, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि ये मना नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ के राज्य। तीसरा है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि राज्य है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी के साथ में धर्म, जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, बर्थ के आधार पे। और अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट। निम्नलिखित में से आपको बताना है चारों में से कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। बाकी जो फंडामेंटल राइट है ना उससे संबंधित है कि स्टेट क्या नहीं करेगा, लेकिन यहां पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसका मतलब करेगा क्या, उल्टा हो जाता है ना। करेगा क्या, राज्य को करना क्या है? तो ये करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 715 आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union।
क्वेश्चन को समझना की जरूरत है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे स्टेट सेंट्रल रिलेशंस है, उसमें कई बार स्टूडेंट ने ढंग से नहीं पढ़ी है, चीजें में मार खा जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया कि भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये बताएगा, ये कहता है कि जो राज्य है वो केंद्र की जो पावर है उसको नजरअंदाज नहीं करेगा। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, केंद्र सरकार के पास जो पावर है उसके मामलों में उसके ऊपर और आप बोल सकते हैं कि राज्य है वो उसको नजरअंदाज नहीं करेगा या और सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है। मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाऊं कि केंद्र सरकार ने मान लो कोरोना से संबंधित कोई लॉकडाउन की घोषणा की है, केंद्र का ऑर्डर आ गया, केंद्र एग्जीक्यूटिव है। अब सामने से क्या है कि स्टेट है, इसके उल्टा कोई इसको न मानते हुए कोई इस तरह घुमावदार है, वो ऑर्डर पेश कर देता है राज्य सरकार। तो इसका मतलब यही है कि किस आर्टिकल के तहत कि केंद्र की बात को मानना है, उसको केंद्र की बात को मानना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 257। इसका राइट आंसर क्या है 257। और इसमें क्या है, आर्टिकल 257 कंट्रोल्स द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, कि केंद्र सरकार राज्यों को काबू करेगी। आर्टिकल 257 क्या बोल रहा है कि उनको पकड़ेगी, काबू करने की कोशिश करेगी यूनियन और किसको, राज्यों को। एक क्या लिखा है इस आर्टिकल में कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज ए नॉट टू इंपीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हल्के में नहीं लगी यूनियन की पावर को, कौन, स्टेट। एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू ए स्टेट एज मे अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे अब कोरोना के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं, वो कभी रेलवे स्टेशन पे कभी बस स्टैंड पे आ जाते हैं। स्टेट का अपना एक कैलकुलेशन होता है कि कैसे उनको अपनी नीतियों को बनाना है। लेकिन अगर केंद्र ये बोले कि किसी को भी कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाना है, मतलब कि वहां पे अगर मजदूर काम कर रहे हैं वो दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, तो ये आदेश किसके तहत जा रहा है, 257 आर्टिकल बोल रहा है कि राज्य भले ही अपनी कोई पॉलिसी बना ले, लेकिन जो केंद्र ने बनाई है कि क्रॉस नहीं करवाना है, तो ये इसके तहत जा रहा है, वो माननी पड़ेगी उसको बात। इसका मतलब ये आर्टिकल 257 करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। हालांकि हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं सारी चीजें, लेकिन ये करंट का भी है। आगे देखिए, विद रेफरेंस टू द स्टेट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। और स्टेटमेंट क्या है, इंटरवल बिटवीन द लास्ट सीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, कि दो विधानसभाओं के बीच में जो समय है वो पहले और अगली जो सीटिंग है उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो विधानसभा का सेशन होता है, सत्र होता है, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट तो ये, ठीक है, ये राज्यों से रिलेटेड बात हो रही है यहां पे। दूसरा, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली, कि जनरल इलेक्शन जैसे हो जाता है स्टेट असेंबली का, तो उसमें गवर्नर है वो अपना अभिभाषण देंगे, मतलब एड्रेस करेंगे स्टेट असेंबली को पहली मीटिंग में, और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसकी पहली मीटिंग में। ठीक है, ऑल्सो द फर्स्ट सेशन, पहले सेशन में भी, और पहली मीटिंग जो पहली बार मीटिंग हो रही है उसमें भी। हर 3 सेशन होते हैं एक साल में, तो जो साल का पहला सेशन होगा, बजट सेशन जिसको बोलते हैं, उसमें अभिभाषण करेंगे, गवर्नर है सरकार की नीतियां पढ़ेंगे। और ऐसे कि जब इलेक्शन होने के बाद पहली बार मीटिंग होती है, सिटिंग होगी, उसमें जो गवर्नर है वो सरकार क्या करने जा रही है वो बताएंगे। ठीक है, तो 2 चीजें दी हुई है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी करेक्ट है। दोनों में से कौन सी करेक्ट है, तो क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स ए डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट सिस्टम की बात आई तो अंबेडकर साहब ने यह बोला कि हम पार्लियामेंट सिस्टम इसलिए भी सिलेक्ट कर रहे हैं कि एक तो भारत की जो डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा सूट करता है, लेकिन यह भी है कि वो ज्यादा कंट्रोल रखता है सरकार के ऊपर।
डेली भी पीरियोडिक असेसमेंट करता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, सरकार को जवाब देने होते हैं, तो ज्यादा कंट्रोल, ये बात किसने बोली, ये बात बोली, और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आती है। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी आर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड इन, मास्टर प्लान है एनसीआर का मास्टर प्लान है, वो कब अप्रूव किया गया था, कब अप्रूव किया गया था मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान अप्रूव किया गया था 1962 में, 1962 में अप्रूव किया गया था। हालांकि देखिए कि जो इसकी नीड है कि जो रीजनल अप्रोच है अलग अलग रंग से, देखो जो दिल्ली है उसके आसपास भी तो है ना, कोई हरियाणा का एरिया है, पंजाब इसका राजस्थान का एरिया है, या फिर क्या यूपी का एरिया है, तो इसका एरिया, और इससे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कामकाज के लिए आते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को कैसे डील किया जाए, और यहाँ के जो लोकल है वो चीज, जो कि गांव भी बहुत सारे हैं, वहां पे एग्रीकल्चर भी होती है, तो ये सारी चीजों को कैसे डील किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग बनाने की जो स्टार्ट है वो 1959 से ही इस पे सोचना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो ये प्लान, मास्टर प्लान है, वो डेवलप किया गया था, रिकमेंड किया गया था 1962 में, ठीक है। और इसका फर्स्ट स्ट्रेटजी रीजनल प्लान है 2001 में, इसको फॉर्मल शेप दे दिया गया था। Who among the following recommended to the parliament for the abolition of legislation council in a state? ठीक है, तो क्या है, पार्लियामेंट को कौन रिकमेंड करेगा कि राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, विधान परिषद को समाप्ति के लिए पार्लियामेंट के लिए रिकमेंडेशन कौन देगा। तो राज्य की जो विधानसभा है, कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट है, वो रिकमेंडेशन करेगी, वो वहां पे अपना 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। 2/3 बहुमत का मतलब क्या हुआ कि जो more than 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, और प्रेजेंट का 2/3, प्रेजेंट का कितना, 2/3, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, या उस मेजोरिटी से वो पास करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसका संबंध किससे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का संबंध किससे है, तो पीआईएल है, जैसे कोई भी मुद्दा होता है पीआईएल दाखिल की जाती है। जैसे कि मान लो सड़कों पे रात को दिल्ली की कड़ाके की ठंड में बहुत सारे लोग सो रहे हैं और गरीब हैं, उनके पास छत नहीं है, रेन बसेरा बनाने की जरूरत है, लेकिन है नहीं इतने, किसी ने पीआईएल दाखिल की, या क्या है कि संज्ञान लिया स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है उसका संबंध किससे है, तो वो है जुडिशियल एक्टिविज्म से, मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया में सक्रियता, न्यायिक सक्रियता की वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज ए मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कुछ आपके सामने स्टेटमेंट है, क्या पहली स्टेटमेंट कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो मेंबर और चेयरमैन होता है विधान परिषद का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब विधान परिषद नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब यहां पे है, हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट भी मान सकते हैं, लेकिन ये राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, राज्यसभा उसकी बात हो रही है कि क्या उसका चेयरमैन होता है और मेंबर भी होता है, ठीक है। स्टेट काउंसिल नहीं है, या काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात हो रही है। क्या वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होता है और चेयरमैन भी होता है क्या, तो पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू ए फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जैसे प्रेसिडेंट को 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना, इंपीचमेंट प्रोसेस होता है, महाभियोग लगता है, वैसे ही होता है क्या वाइस प्रेसिडेंट का। तीसरा है कि एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, वो वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूअसली फॉर 2 टर्म्स, 2 बार लगातार चुने गए डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। क्यों, क्यों इंपीचमेंट नहीं होता, प्रस्ताव पारित करना होता है राज्यसभा को और उसको अप्रूव करना होता है लोकसभा को, तो ये गलत हो गया।
तीसरा क्या है कि ये लगातार 2 बार चुनेगा, ये बात ठीक है, ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ। वो मेंबर नहीं होते, वो चेयरमैन होते हैं, मेंबर वो नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसकी ये गलत हो गया, तो ये गलत है, ये गलत है, तीसरा ठीक है। तो इसका मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, कंस्टिट्यूशन स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। आपको यह बताना है कि आप 73rd अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन पढ़ते हैं, लेकिन ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि उसके बाद ये आर्टिकल क्रिएट किया गया और उसको संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा कब होगा? उसके लिए संविधान में स्पेशल आर्टिकल बनेगा। तो वो आर्टिकल कौन सा है जो बना है आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 243 है, ये मेंशन है, आर्टिकल 243, ठीक है। 243 से लेकर 243 ओ तक उसके प्रोविजन है, और पार्ट कौन सा है? संविधान का 9 पार्ट है, और अमेंडमेंट कौन सा है? 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है। और शेड्यूल कौन सा है? 11th शेड्यूल है, और कितने सब्जेक्ट कवर करता है? 29 सब्जेक्ट कवर करता है 11th शेड्यूल, ठीक है। तो देखिए कितने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, एक ही लाइन, 2 लाइनों में कितने क्वेश्चन आपके लिए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो ये सारे याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द कॉल अटेंशन मोशन नोटिस, कॉलिंग अटेंशन नोटिस जिसको बोलते हैं, ध्यान आकर्षण सूचना नोटिस देना हो, ध्यान आकर्षण करने के लिए, ठीक है, सदन में, हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकार चाहेगी कि कॉल अटेंशन नोटिस दिया जाए उसको, तो सरकार कौन सा नहीं चाहेगी? मतलब उसकी वैल्यू खत्म किसने की, किसकी वैल्यू खत्म हुई है, तो वो आपको बताना है, वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आप बेटर आंसर इसको दे पाए। देखिए यहां पे प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, उसका उन्होंने स्कोप है वो खत्म कर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल अटेंशन है वो इंडियन ओरिजिन है, मॉडर्न पार्लियामेंट सिस्टम में ये एक इनोवेशन माना जाता है, ठीक है। और ये कंबाइन करता है, कंबाइनिंग आस्किंग ऑफ क्वेश्चन फॉर आंसर विद सप्लीमेंटरी शॉर्ट कमेंट्स इन विच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आर एक्सप्रेस्ड कंसाइजली एंड प्रिसाइजली, कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं और शॉर्ट कमेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट के पास में पूरी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी मुद्दे को, अपने रुख को बता देने की, ठीक है। और मेंबर अपॉर्चुनिटी देती है जो सरकार के फेलियर हैं उसको प्रकाश में लाने की, ठीक है। दिस प्रोसीजर डिवाइस इज एनालॉगस टू एन एडजॉर्नमेंट मोशन विदाउट इट्स सेंसर एस्पेक्ट, कि सरकार को सेंसर करने के लिए एडजॉर्नमेंट लाया जाता है, एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। सारे काम रोको और आपको एडजॉर्नमेंट मोशन है उस पर डिस्कशन करनी है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कि विपक्ष चाहता है एडजॉर्नमेंट मोशन आए, सरकार क्या चाहती है? कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत या नोटिस के जरिए ही डिस्कशन हो, ठीक है। इससे क्या है कि सरकार को वहां पे क्या है कि इसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं होता, सरकार को यह फायदा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया है, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो कौन डिसाइड करता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की, लेकिन कोई कानून है नहीं इसके लिए। तो इसलिए क्या है कि मतलब जितने भी आज तक प्रॉफिट एंड लॉस के केस में है ना, वो डिसाइड क्वेश्चन है कि हु विल डिसाइड, डिसाइड कौन करेगा, ये नहीं कि कानून कौन बनाएगा। तो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसका राइट आंसर क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट होगा। इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, लेकिन है क्या, है क्या किस मुद्दे पे? कि यहां पे पूरा केस है जो मैंने लिखा है इसके ऊपर, ठीक है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई, और किसी दूसरे एक्ट में भी नहीं है। उसकी इट्स करंट डेफिनेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन मेड ऑन वेरियस कोर्ट जजमेंट, अलग अलग कोर्ट जजमेंट से इसका हाल फिलहाल में जो जिक्र आया था, जो दिल्ली में कुछ उन्होंने सेक्रेटरी बना दिए थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टाइप से बना दिए थे एमएलए को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये लाभ के पद पे है, तो इसलिए उनकी सदस्यता को कैंसिल किया था। ये इस तरह का केस आया था यहां पे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज बीन इंटरप्रेटेड
टू बी ए पोजिशन दैट ब्रिंग्स टू द ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन और एडवांटेज और बेनिफिट, ये नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या लिखा होता है कि वो लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, लाभ के पद का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट है वो करता है। 1964 में सुप्रीम कोर्ट है, उसने सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, कुछ केसेस में गुरु गोविंदा बसु और शंकरी प्रसाद गोसल केस में ये डिटरमाइन किया था ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ गाइडलाइंस आप बोल सकते हैं क्या, कि वेदर द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लाभ का पद मानने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी उसने, कि अगर गवर्नमेंट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्या उस पर्टिकुलर केस में क्या गवर्नमेंट है उस अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकती है, क्या गवर्नमेंट है उसको पैसे देती है, रेम्युनरेशन देती है, क्या उसका सोर्स क्या है रेम्युनरेशन का, और वो कौन द पावर दैट कम्स विद द पोजीशन, अगर किसी को पोजीशन दी है तो कौन सी पावर आती है। तो अगर ये वाली चीजें हैं तो लाभ का पद है उस पर कंसिडर किया जाएगा। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी बात समझ गए होंगे। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस 3 लिस्ट, 3 लिस्ट दी है कि एक पे केंद्र बनाएगा कानून, एक राज्य सरकार बनाएगी, और एक में वो दोनों मिलकर कंकरेंट लिस्ट होती है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये बात कहां पे लिखी हुई है, आपको ये पता है कि 3 लिस्ट होती है, ठीक है, लेकिन ये कहां लिखा है कि कौन से आर्टिकल में कि ये 3 लिस्ट होगी, ठीक है, और कौन कौन इन 3 लिस्ट में सुप्रीम को ये जो यूनियन लिस्ट कौन सी होगी और स्टेट कौन सी होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी, वो आर्टिकल कौन से हैं। लिस्ट तो आपने बता दी 3 है, लेकिन आर्टिकल कौन से हैं कि वो गवर्न करते हैं लिस्ट को, कौन बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 245 और 246, 245 और 246 है, वो आगे बताते हैं कि 3 लिस्ट क्या है, ठीक है। इसका अगर आपके पास पीडीएफ है तो पढ़ भी लग सकते हैं पूरा डिटेल। द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड, आसान सा क्वेश्चन है, गोल्डन जुबली कब होती है, 50 साल पे होती है। भारतीय पार्लियामेंट 50 साल कब पूरे किए थे, आपको यह पता है कि 13 मई को पार्लियामेंट का स्टार्ट हुआ था, तो 13 मई 2002 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई 13/5/2002 है, वो स्टार्ट हो जाएगा। इट वॉज ऑन 1 मई 13 1952 दैट पार्लियामेंट वाज कंस्टिट्यूटेड, पार्लियामेंट कब बनी, 1952 में 13 मई को, तो 50 साल कब हुए इसके, 2002 में। द ऑब्जेक्ट ऑफ एडजोर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट इज टू, एडजोर्नमेंट स्थगन प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि सारी डिस्कशन पार्लियामेंट का जो यूजुअल बिजनेस है ना उसको बंद, और क्या होगा, जो एक एडजोर्नमेंट मोशन आ गया उसके ऊपर चर्चा होगी और वो कैसे होता है कि असाधारण सिचुएशन में, देश के सामने असाधारण सिचुएशन आ गई है, देश की एकता अखंडता को या सिक्योरिटी को खतरा है, बहुत ही पब्लिक इमरजेंसी का मामला आ गया, इतनी इमरजेंसी के लिए एडजोर्नमेंट मोशन लाया जाता है। तो उसके लिए क्या है, आपके सामने स्टेटमेंट है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, क्रिटिसाइज द पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मेक ए कट इन द बजट प्रपोजल, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया, वो तो है ही नहीं इसमें चारों में, तो उसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ए मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर, 7 सिस्टर का मेंबर्स कौन सा स्टेट है निम्नलिखित में से। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर का फंडा क्या है, ठीक है। 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट है, उन स्टेट्स को 7 बहनें बोला जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं। तो आपको ये बताना, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं वो नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो इसमें त्रिपुरा है, ठीक है ना। बाकी तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो नहीं है ना। तो क्या है, 7 सिस्टर की अगर आप बात करें तो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स का बोला जाता है इनको, या पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। प्रोसीजर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कितनी पॉलिटी आपने पढ़ी हुई है, कितनी नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना आप जवाब दे सकते हैं, क्या अच्छे लेवल के एग्जाम है उसका टक्कर दे सकते हैं क्या उसमें, या कि अभी तक गलतफहमी चल रही थी। तो सारी चीजें आपको इन क्वेश्चन का आंसर देते में पता भी चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें, जैसे ये इतनी बड़ी सीरीज चल रही है, इसमें सारे क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा एक बार थ्योरी पे जाते हैं,
फिर ये क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा लेवल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो 2 सदन होते हैं ना राज्यों का, कई राज्यों में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका जिक्र, उसका प्रोसीजर वो किस आर्टिकल में, उसका प्रोसीजर है किस आर्टिकल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 169 आर्टिकल, उसका नाम 169 में अबोलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका जिक्र होता है। ठीक है, और वो स्पेशल मेजोरिटी से होती है। स्पेशल मेजोरिटी से होती है। स्पेशल मेजोरिटी से कैसे होती है? कि 2/3 जो प्रेजेंट है ना, उनकी वोटिंग से होना चाहिए। ठीक है, और टोटल मेंबर का 50% से ज्यादा। तो वो स्टेट में या तो काउंसिल क्रिएट करना हो या उसको बंद करवाना हो, अबोलिश करना हो, तो असेंबली है वो अपनी रिकमेंडेशन फिर पार्लियामेंट के पास भेज सकती है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 730 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडिशनल जजेस की बात आई थी, एक्टिंग जजेस की बात आई थी, एडहॉक जजेस की बात आ रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये कहां पे एडहॉक जजेस हो सकते हैं? कहां पे एडहॉक जजेस हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में ये नहीं होते। और आर्टिकल है इनका 127 और 224, सुप्रीम कोर्ट में 127, हाई कोर्ट में 224। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका फाइनेंस कमीशन है, वो आ गया जिसमें कि पैसे का लेन देन होता है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट ये है कि फाइनेंस कमीशन है वो एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा है, Constitution authorizes the Parliament to determine the qualification of member of the Commission and members and the manner in which they should be selected। कि ये पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर्स की, कमीशन के मेंबर्स की, और कैसे वो उनको सिलेक्ट करना है। तीसरी स्टेटमेंट है, फाइनेंस कमीशन है वो 2017 में इसका गठन किया गया था कि रिकमेंडेशन देगा, उसका टैक्सेस recommendation for the devotion of taxes and fiscal matters for 5 fiscal years commencing 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से मतलब कि नया जो फाइनेंशियल कमीशन का चक्कर है वो स्टार्ट। क्या ये बात सही है? और 17 को उसको कंस्टिट्यूट किया गया था ये फाइनेंस कमीशन, 15वां फाइनेंस कमीशन वाला। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन से वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जा रहे हैं आपको। डी इसका करेक्ट आंसर है। तो फाइनेंस कमीशन के ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, और आर्टिकल 280 भी शामिल है इसमें। और इसके फैसले होते हैं ना फाइनेंस कमीशन के, वो रिकमेंडेशन होती है, एडवाइजरी होती है, कंपल्सरी नहीं होती कि केंद्र सरकार उसको मानने पैसे दे राज्यों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पीआरआई जिसको बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसे यहां पे होते हैं ग्राम पंचायत हो गया, फिर ब्लॉक समिति हो गया, फिर जिला परिषद हो गया। तो इस तरह के कौन से राज्यों में नहीं है, कौन से राज्यों में निम्नलिखित में से नहीं है? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है कि नागालैंड में नहीं है। नागालैंड में नहीं है। जिन राज्यों में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, देखो छूट किस किस को है, आर्टिकल 243M है संविधान का, उसके मुताबिक नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है। ठीक है, 6 शेड्यूल एरियाज एंड हिल एरिया ऑफ मणिपुर आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो ये वाला संविधान में एक आर्टिकल हो गया 243M, और उसके तहत क्या है कि जो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, 6 शेड्यूल एरिया, हिल एरिया मणिपुर का, वो एग्जम्प्टेड है। ठीक है, वो एग्जम्प्टेड किससे? जो पार्ट 9 है, मतलब कि पंचायती राज, उससे वो एग्जम्प्टेड है। विच पार्टी प्रोवाइडेड 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर इन 2 years टाइम। आपको बताना है कि कौन सी पार्टी ने 2 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर है वो दिए थे।
2 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर दे दिए थे। कौन सी पार्टी है ये आपको नाम बताना है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्यों इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे वो। यहां पे 2 प्राइम मिनिस्टर पूछे हैं, ये नहीं कि एक ही बार में, ठीक है। तो देखिए क्या है, जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह है 2 ही साल में बन गए थे। मतलब मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह का नंबर आ गया था, फिर वो भी चले गए थे, तो 2 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर दे दिए थे जनता पार्टी ने। 1970 की बात है। महात्मा गांधी फॉर्म द नेशनल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल या नटाल जिसको बोल रहे हैं, वो आपको बताना है कि कब बनाई थी महात्मा गांधी। ये अफ्रीका में बनाई थी, भारतीयों को इकट्ठा करते हुए जो अत्याचार हो रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे महात्मा गांधी ने लोगों को मोबिलाइज किया था। तो बताना है कि वो कब हुई थी, वो कब बनाई गई थी, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये बनाई गई थी 1894 में, 1894 में। अब 1874 तो ऐसे भी नहीं लिख सकते ना, 1869 में जन्म हुआ था, तो 5 साल में थोड़ी पार्टी बना देंगे। तो एक थोड़ा सा हिंट भी है, जन्म से पहले पार्टी कैसे बना सकते हैं। देखो कितना आसान आंसर है, जन्म से पहले पार्टी कैसे बन जाएगी। तो एक ही ऑप्शन है आपके सामने जिसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन था जो कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन इन साउथ अफ्रीका से रिलेटेड था। ये महात्मा गांधी ने बनाया था, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट इन प्लेस ऑन 22 अगस्त 1894 में। The central government can assign any function to the state. Central government can assign any function to the state on the directive of the president, on the recommendation of parliament, any time it wishes to do, or with the consent of the state government. With the consent of the state government. बताओ कि क्वेश्चन समझो इसमें क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन टू द स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पिछले सेशन में भी बात हुई थी स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप में, उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन के थे, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में की बात हुई तो उसमें कि सेंटर स्टेट को भी कर सकता है, स्टेट सेंटर को कर सकता है, अगर सेंटर राज्य और गवर्नर के माध्यम से, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कि वो कभी भी मंत्री नहीं रहा था, केंद्र में मंत्री नहीं था, वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बिना रहे भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए। तो आपको बताना वो कौन थे, और निम्नलिखित में से कई सोचो कि मोदी आ गया, यहां मोदी का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है एच.डी. देवेगौड़ा। इनको सीधा मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के, इनको फोन गया कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया। पहले तो इनको बात ही समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। कई बार हो जाता है ना, कई बार खुशी ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आ रहा कि झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कोई सुन तो नहीं ले। तो ऐसी बात इनके साथ में हो गई थी, ठीक है। द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार पटेल जी थे। उसके बाद आपको यह बताना है कि वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान में इसका जिक्र है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्या संविधान में जिक्र है। फिर आगे है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है ये, या फिर 44th अमेंडमेंट के जरिए क्रिएट, 85th के जरिए क्रिएट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो ये है बी वाला, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। इसका जिक्र नहीं है संविधान में, इसका जिक्र नहीं है। ये सिर्फ किया है कि जो नेता होता है ना, उसको बड़ा नेता, प्रधानमंत्री तो बन नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उसके ऊपर एक और है, तो राज्य करने के लिए उसको समझ आया। एक जो लोकल स्टेटमेंट है कि राज्य कर रहा है, उसको खुश रहे वो, ताकि छेड़खानी न करे, उसको थोड़े चौधरसी मिले, इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए उसकी, बस ये है मतलब उसका। वरना वो होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह का ही काम कर रहा होता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रिओर्गनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड। कि एक भारत का किसी भारतीय यूनियन का कोई राज्य है जिसकी की बाउंड्री को छेड़खानी की जा सकती है या उसको रिओर्गनाइज किया जा सकता है।
कहने का मतलब है कि स्टेट की जो बाउंड्री में उसकी मॉडिफिकेशन या स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, ये क्या है? 4 स्टेटमेंट दी है। एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अगर आपको ये पता नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है या लेजिस्लेटिव ऑर्डर क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जो कानून होता है, तो थोड़ा सा आप पढ़िए इसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन में बार बार चीजें आ रही है। वैसे तो एक्सप्लेन किया जा रहा है या क्वेश्चन के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं और सीरियसली पढ़ने की जरूरत है उस बच्चे को जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले तो क्वेश्चन समझ में आने चाहिए ना। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको पहले थ्योरेटिकल चीजें पढ़ें। जिन बच्चों के गलत हो रहे हैं लेकिन समझ में आ रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ ए लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट है सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है उसके जरिए क्रिएट कर सकती है, उसके जरिए। कई बच्चे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे बनता है उसके साथ कंफ्यूज कर बैठते हैं, ये अलग है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है ये राज्य की जो सीमा होती है ना उसके लिए ये तो प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंडेशन होती है वो, लेकिन वहां पे विधानसभा में जाता है प्रस्ताव, वो पारित हो न हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। और ये आर्टिकल कौन सा है? अगर आप देखें तो आर्टिकल 4 डिक्लेयर चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कि आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंज होंगे 368 के तहत वो माने नहीं जाएंगे, मतलब आर्टिकल संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 4 के तहत ये कार्रवाई हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स द सच लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल। मतलब कि अगर ऑर्डिनरी बिल है उसको रोकना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने दिन तक रोक सकती है? या इसको ये मैं बोलूं कि राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधान परिषद है। राज्य की विधानसभा ने कोई कानून बनाया, सिंपल बिल, ऑर्डिनरी बिल बनाया और विधान परिषद में भेज दिया। विधान परिषद ने वो पास नहीं किया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा भेजा या रिजेक्ट करके भेज दिया, फिर उसके पास भेजा एक बार और, तो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास दोबारा गया वो। तो ये 2 बार हो सकता है मैक्सिमम। तो आपको ये बताना है कितने समय तक वो ऐसे डंगा डाल सकती है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मंथ, 4 मंथ है वो रोक सकती है, 3 मंथ प्लस में 1 मंथ दूसरे केस में। आगे है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले हैं उसका रिव्यू कर सकता है, अपने ऑर्डर का कर सकता है? जैसे कि मान लो सबरीमाला का मामला है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन किसी ने याचिका डाली, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि दोबारा उस केस को सुने? हाँ, वो सुन सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? फिर आर्टिकल चर्चा में ये देखे जाए तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक का भी तो है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 137, ठीक है, इसमें रिव्यू कर सकते हो। What is or are the benefit received by the political party recognized as national and state party by Election Commission of India? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन है वो नेशनल पार्टी कर देता है या फिर स्टेट पार्टी कर देता है, उसको क्या बेनिफिट है? क्या नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी होने का कोई बेनिफिट हो रहा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो एक तो क्या है कि उनको सिंबल मिल जाता है, वरना पता चला कोई घोड़ा मिल गया, किसी को गधा मिल गया, हाथी मिल गया, तो अलग अलग जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसको तो चेंज होते रहते हैं सिंबल। लेकिन एक जो स्टेट पार्टी या वो होती है नेशनल पार्टी, उसको अलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल हो जाता है। एक तो ये फायदा है। दूसरा क्या है, ये स्टेटमेंट है, मैं ये नहीं बता रहा हूं फायदा ही नहीं है, बहुत बाद में देखेंगे। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरी एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल की जो मतदाता सूची होती है उनकी लिस्ट उनके पास चली जाती है ताकि वो उनको फॉलोअप कर ले, ये फायदा हो जाता है। मतदान के दिन क्या होता है कि उनको फिर वोटर्स को मैनेज करना आसान हो जाता है अगर उनके पास एक इलेक्टोरल रोल्स हो तो पार्टीज के पास में। प्रोविजन ऑफ टाइम, दूसरी स्टेटमेंट ये है, प्रोविजन ऑफ ए टाइम फॉर ए पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट ऑन द स्टेट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन।
जो सरकारी टेलीविजन या रेडियो स्टेशन होते हैं वहां पे वो एडवर्टाइजिंग या अपना एजेंडा वो पेश कर सकते हैं, मतलब वो बता सकते हैं लोगों को, ठीक है। ये प्रोविजन दिया जाता है जो पार्टी स्टेट या नेशनल पार्टी होती है। तो आपको निम्नलिखित में बताना है तीनों स्टेट में कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका डी आंसर होगा। तीनों ही बेनिफिट मिल जाते हैं उनको, तीनों ही बेनिफिट है उसको मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और भी देख सकते हैं, ये स्टार कंपेनर्स का मामला भी पीछे चर्चा में था, ठीक है ना। स्टार कंपेनर का भी चर्चा में था। तो ये 40 स्टार कंपेनर है, ठीक है, उसको मिल जाते हैं। जबकि जो रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है उनको 20 स्टार कंपेनर वो कर सकते हैं मैक्सिमम। स्टार कंपेनर का मतलब क्या होता है, पीछे जिक्र आया था दिल्ली के इलेक्शन में, स्टार कंपेनर को में वो नहीं माना जाएगा, ऐसे कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार कंपेनर होते हैं ना उसका खर्चा पार्टी फंड में जुड़ता है, बंदे के फंड में, मतलब कैंडिडेट के फंड में नहीं आता। ये फर्क है मेजर। पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स, पंचायत राज है इंडिया में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दीज। ये निम्नलिखित में से क्या है। पंचायती राज मतलब पंचायतों में होने का मतलब क्या है कि पावर नीचे तक पहुंचाता है, लोगों की भागीदारी, कम्युनिटी डेवलपमेंट वहां के विकास कार्य है, लोगों के विकास कार्य, पंचायतों के जो 29 थोड़ी देर पहले जिक्र आया था 29 मुद्दों पे वो काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। declaration that democracy is a government of the people, by the people, for the people was made by। ये जो आप सुनते हो ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये जो नारा है या ये वक्तव्य है, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था। सबसे पहले ये जो स्टार्ट है, एक किस्म से लोकतंत्र का बेस होता है, और इस लोकतंत्र का बेस है, स्टार्ट है, वो किसने किया था, ठीक है। जब आप कोई एस्से वगैरह लिखते हैं, मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं, तो ऐसे में ये जो कोट है आप देते हैं, कई बार देते होंगे कोट है, तो वो क्या है, वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने, वहां पे जो सिविल वॉर के बाद डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, ये उस वक्त है, उन्होंने कहां पे दिया था। द मेंशन स्टेटमेंट वाज फर्स्ट मेड इन द गेटिसबर्ग एड्रेस। पहली बार गेटिसबर्ग एड्रेस में इब्राहिम लिंकन ने यह स्टेटमेंट दी थी। पूरी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, आपके पास नोट्स भी हैं पीडीएफ के, तो वहां पे आपको जिक्र मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, बताना क्या इस क्वेश्चन में कि एट विच ऑफ द इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। समाज के समाजवादी ढांचे को हम आगे लेकर चलेंगे, ऐसी बात कांग्रेस ने कौन से सेशन में बोली, कौन से सेशन में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि हमारा जो आगे बढ़ने का ढांचा होगा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब क्या, एक होता है कैपिटलिस्ट अप्रोच, कैपिटलिस्टिक अप्रोच होती है, एक होती है सोशलिस्टिक अप्रोच। तो सोशलिस्टिक अप्रोच का मतलब जहां पे कि सरकारी चीजें ज्यादा हो, बैलेंस तो बनेगा लेकिन प्योर कम्युनलिज्म नहीं है। सोशलिस्ट में सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है, सरकार अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, स्कूल, हॉस्पिटल सरकारी, बड़े बड़े कारखाने सरकारी। तो ऐसी जो अप्रोच है वो कांग्रेस ने ऑफिशियली कब अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। इसका राइट आंसर क्या है, बी। कई मामलों में इसकी आलोचना भी हुई है कि कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा ही सोशलिस्ट पे फोकस कर दिया। इसकी वजह से कि इंडिया जब ग्रोथ ज्यादा कर सकता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ज्यादा होती है, मतलब जिनके पास पैसे हो अगर वो इन्वेस्ट करें बजाय सरकार इन्वेस्ट करें तो ज्यादा फायदा है। और उसके बाद इसमें संशोधन भी किया, जो प्रियम्बल था, संविधान में संशोधन भी हुआ 42वें संवैधानिक संशोधन में, जिसमें कि सोशलिस्ट है वो वर्ड भी ऐड किया गया था। रिकमेंडेशन ऑफ द कैलकटा टास्क फोर्स रिलेट टू, रिकमेंडेशन ऑफ द कैलकटा टास्क फोर्स है, कैलकटा टास्क फोर्स बनाया गया था, उसका संबंध किससे है, उसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका संबंध है वो है टैक्सेस से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड। जो आपने जीएसटी जानते होंगे आप,
जीएसटी किसके रिकमेंडेशन के अनुसार आया है? तो जीएसटी की रिकमेंडेशन दी थी, वो थी कैलकर टास्क फोर्स ने उन्होंने बहुत कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें कि टैक्स रिफॉर्म्स था और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को उन्होंने चेंज करने के लिए बोला था कि जीएसटी लाया जाए। तो फिर सेंटर ने जीएसटी लाया। If a money bill passed by the Lok Sabha is not returned by the Rajya Sabha within 14 days, अगर 14 दिन तक लोकसभा ने मनी बिल पास किया, राज्यसभा के पास गया, 14 दिन हो चुके हैं, अब क्या करें? तो 14 दिन के बाद क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट विल समन ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज टू डिस्कस इट. Bill will be sent to the president for his signature and consent. Money will be rejected. Lok Sabha will reconsider it. क्या होगा इसमें? ठीक है, तो बिल है वो पास माना जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा और सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होते ही कंसेंट माना जाएगा. तो बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर एंड कंसेंट. इसका डी आंसर हो जाएगा. ठीक है, मनी बिल में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी कभी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती. ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले. एनीवे, तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा के पास पावर ज्यादा है ही नहीं मनी बिल पे, या कोई भी पावर नहीं है राज्यसभा के पास, सिर्फ वो डिस्कस कर सकती है. वोटिंग वाटिंग कुछ नहीं होगी उस पर. अगला क्वेश्चन देखिए. The first joint meeting of both the houses of the Indian Parliament was held in the connection with. बताना क्या है कि देखो, आप जानते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग अभी तक क्वेश्चन आया था, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली नहीं होती. पहले कब हुई थी? बहुत रेयर सिचुएशन होता है जब ये मीटिंग होती है कि दोनों हाउसेज को बिठा दिया जाए और फिर कोई बिल पास करवाया जाए, क्योंकि ये क्या है कि एक खतरे की घंटी होती है डेमोक्रेसी में कि राज्यसभा को इग्नोर किया जा रहा है. क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत है तो वो पास करवा सकती है, तो ये फिर बहुत बड़ी गलत ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन में पहली बार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए. इसका राइट आंसर है डाउरी अबोलिशन बिल है. उसमें क्या है, मतभेद थे, लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहे थे, तो ये ज्वाइंट सिटिंग करके इसको खत्म करना पड़ा मामले को. 1961 की बात है. डाउरी प्रोविजन बिल था 1969 नाम इसका. 6 मई 1961 में ये ज्वाइंट सिटिंग हुई थी. अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और क्वेश्चन में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड्स. आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. इसमें स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है. तो देखिए क्या है इसके राइट आंसर. क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट? पहला, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू रिसीड. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये बोला गया है कि संविधान में कि इंडिया के जो स्टेट्स है उनको अपना अलग होने का कोई अधिकार नहीं है. तो यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए, न कि फेडरल ऑफ स्टेट. फेडरल स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है. ठीक है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम है. भारत कोई फेडरल जो ढांचा आगे वो जरूर फेडरल है. तो ये बात पहली बोलेगी कि ये टर्म का मतलब क्या है. फिर दूसरा कि एसके धर कमीशन रिफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन ए लिंग्विस्टिक बेसिस. धर कमीशन बिठाया गया था और उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के अनुसार स्टेट बनने चाहिए. तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है. तीसरा कि कांग्रेस कमेटी है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पताबी सीतारमैया को ये कमेटी बनाई गई थी. और उस कमेटी ने ये बोला, डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. मतलब भाषा के आधार पे वो स्टेट नहीं बनने चाहिए, ये बात उन्होंने बोली. फेवर नहीं किया कि भाषा के आधार पे बनना चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं. जेवीपी कमेटी इसको बोलते हैं. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीतारमैया जेवीपी कमेटी है, उसकी रिपोर्ट ये थी
की भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट है, बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट है आपकी गलत या सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इन नो केस बी लेस देन। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है वो कम से कम कितनी हो सकती है? इससे नीचे नहीं हो सकती, इससे नीचे नहीं हो सकती। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 40 से नीचे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। ए इसका आंसर है। When there is a vacancy in the office of the president, क्वेश्चन है 750वां कि जब when there is a vacancy in the office of president and vice president at the same time the office is held temporarily by, कि कुछ समय के लिए कौन इस पद को काबिज होगा, इस पद पे कौन काबिज होगा या प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? जब प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो दोनों की सिचुएशन ऐसी हो तो क्या होगा फिर? तो फिर उस टाइम में थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरली कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या क्या है कि अगर वो भी नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज है वो इसका काम करेंगे, अगर वो नहीं है तो। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये थे, ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन 50। अब आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि 50 में से आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर कम है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तब आती है कि आपको घमंड और स्कोर भी कम है। ठीक है, तो ये इश्यू है कि आपको बहुत कुछ आता है लेकिन स्कोर नहीं आया। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको लर्निंग एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जब ये इतनी बड़ी सीरीज करेंगे, आपने थ्योरी भी वापस अपने गो बैक करेंगे, तो आपका नॉलेज काफी ज्यादा ऊपर होगा। और ऐसी सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम करने की, क्वालिफाई करने की एबिलिटी भी डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी इसमें आपको बहुत नए, कोई अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन जरूर मिल रहे होंगे। पूरी सीरीज में 20,000 की, नए सिर्फ पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी, ये बाकी जो हिस्ट्री है या और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन और सीखने की वहां पे। एनीवे, इस प्रेजेंटेशन में इतना